हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडूमैन रैकशीट पर। आज आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम का जो 2 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट हुई है उसका 100% एनालिसिस करेंगे। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका 100% आंसर देंगे। ऑप्शंस अलग हो सकते हैं बट उसका आंसर एकदम करेक्ट होगा। जो क्वेश्चंस पूछे हैं केवल उसी का एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2024 का विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शंस थे। ए डॉक्टर एस सोमनाथ, बी प्रोफेसर जी पद्मनाभ, सी ऑप्शन था डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम और डी ऑप्शन था प्रोफेसर आनंद राम कृष्णन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रोफेसर जी पद्मनाभन। इसका एकदम करेक्ट यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये दिया गया है कि 2024 में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के प्रथम संस्करण में प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन को विज्ञान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उनके जीवन भर के योगदान के लिए मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर जी प्रज्ञान भवन एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था एशियाई युवा खेल यानी कि एशियन यूथ गेम 2025 में कुल कितने पदक जीते? 4 ऑप्शंस थे। ए 35 पदक, बी 48 पदक, सी 52 पदक और डी 40 पदक, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 48 मेडल्स यानी कि 48 पदक इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि भारत ने 2025 में एशियन यूथ गेम्स में भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और कुल 48 पदक जीते, जिसमें 13 स्वर्ण यानी कि गोल्ड, 48 18 रजत यानी कि सिल्वर और 17 कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज शामिल है। यह भारत की एक इस प्रतियोगिता में अब तक की सबसे उच्चतम पद संख्या है 48, यानी कि इसका करेक्ट आंसर था 48, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी कि WTC 2025 का खिताब जीता है? ऑप्शंस थे। ए साउथ अफ्रीका, बी भारत, सी न्यूजीलैंड और डी इंग्लैंड, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती है, जिसके कैप्टन थे ऑस्ट्रेलिया सॉरी दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका कैप्टन थे टेम्बा बमुमा। ये दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स लंदन में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर खिताब जीत अपने नाम किया है। यह दक्षिण अफ्रीका के लिए WTC में पहला खिताबी जीत थी। साउथ अफ्रीका इसका एकदम करेक्ट आंसर था। टेस्ट चैंपियनशिप साउथ अफ्रीका ने जीती है 2025 की, जिसके कैप्टन थे टेम्बा बमूमा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में किन देशों को आधिकारिक दौरा किया? किन देशों का आधिकारिक दौरा किया? ऑप्शंस थे। ए अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी, बी ऑप्शन था साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया, सी ऑप्शन था जापान, चीन और रूस और डी ऑप्शन था यूएई, सऊदी अरब और कतर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया इसका एकदम करेक्ट आंसर थे। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 19 जून 2025 तक एक 3 देशीय आधिकारिक विदेश यात्रा की, जिसमें से पहले साइप्रस, उसके बाद कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ और अंत में क्रोएशिया का दौरा किया। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था आईपीएल के इतिहास में 4 अलग-अलग टीमों के खिलाफ 1000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस थे। ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी डेविड वार्नर और डी शिखर धवन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही दिया गया कि विराट कोहली आईपीएल इतिहास में पहले बल्लेबाज है जिन्होंने 4 अलग-अलग टीमों जैसे जो सीएसके हैं, डीसी यानी कि दिल्ली, केकेआर और पंजाब के खिलाफ 1000 रन प्लस रन बनाए हैं। उनकी लगातार प्रदर्शन और लंबी आईपीएल के बाद के कारण यह रिकॉर्ड संभव हुआ है। 4 टीमें हैं वह हैं चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और पंजाब इसका एकदम इसके खिलाफ बनाए हैं। विराट कोहली एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए किस मंत्रालय को 3794 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है? ऑप्शंस थे। ए आयुष मंत्रालय, बी सूचना और प्रसारण मंत्रालय और डी ऑप्शन था युवा मामले और खेल मंत्रालय और डी ऑप्शन था खाद्य प्रसंस्करण
और उद्योग मंत्रालय, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि युवा मामले और खेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। इसका एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये दिया गया है कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए युवा मामलों और खेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट को रिकॉर्ड यानी कि 3,794 करोड़ का बजट आवंटित किया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में एक बड़ा वृद्धि है, जिसका उद्देश्य भारत में खेलों और युवा कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मखाना बोर्ड किस राज्य में स्थापित किया गया है? चार ऑप्शंस थे, ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल और डी उड़ीसा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी बिहार। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। मखाना बोर्ड बिहार में स्थापित किया गया है। अब आपको बताना है कमेंट में कि हल्दी बोर्ड कहाँ स्थापित किया गया है। यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आगे आने वाली शिफ्टों के लिए। ये दिया गया है कि मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में की गई थी, क्योंकि देश में मखाना उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र बिहार, खासकर मिथिला क्षेत्र है। बिहार का मिथिला क्षेत्र है, वह मखाना के लिए सबसे उत्पादन माना बड़ा केंद्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक है? चार ऑप्शंस थे, ए सूक्ष्मजीवी, बी पवन और तापमान, सी ऑप्शन था पौधे और डी ऑप्शन था जानवर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी विंड एंड टेम्परेचर, यानी कि पवन और तापमान। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अजैविक घटक थे विंड एंड टेम्परेचर। यही दिया गया है कि अजैविक घटक वे होते हैं जो निर्जीव होते हैं, जैसे हवा, तापमान, पानी, मिट्टी आदि। सूक्ष्मजीव, पौधे और जानवर जैविक घटक हैं। पौधे और जानवर जो है वह जैविक घटक है, और अजैविक घटक हवा, पानी, तापमान, मिट्टी आदि यह अजैविक घटक हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जनवरी 2025 में जारी आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान क्या था? चार ऑप्शंस थे, ए 6.5%, बी ऑप्शन था 7% और डी ऑप्शन था 7.2% और डी ऑप्शन था 6.8%। ये आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए 6.5%। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही दिया गया है कि आईएमएफ ने अपनी जनवरी 2025 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत की व्यवस्था के लिए अनुमान लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीडीपी विकास दर लगभग 6.5% रहेगी। यह अनुमान वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और भारत में अपेक्षित आर्थिक गतिविधियों के आधार पर किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत सरकार द्वारा संचालित ऑनलाइन पोर्टल सी पॉक्स पोर्टल मुख्य रूप से किस जेंडर यानी कि लिंग से संबंधित है? चार ऑप्शंस थे, ए मेल, बी फीमेल, सी ट्रांसजेंडर और डी ऑल ऑफ अबव, यानी कि उपरोक्त सभी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी फीमेल, महिला। इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही दिया गया सी बॉक्स यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल है। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज करना और उनका समाधान सुनिश्चित करना है। यह पोर्टल महिला कर्मचारियों यानी कि सरकारी व निजी क्षेत्रों के लिए महिलाएं सीधे ऑनलाइन शिकायत कर सकती हैं। शिकायत संबंधित आंतरिक शिकायत समिति यानी कि जो आईसीसी अपराधीकरण को भेजी जाती है। इससे महिलाओं को सुरक्षित और गोपनीय तरीके से न्याय मिलने से मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि फीमेल इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जो सीबेक्स पोर्टल। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, द्रव्यमान यानी कि मास का एसआई मात्रक क्या है? चार ऑप्शंस थे, ए ग्राम, बी किलोग्राम, सी न्यूटन और डी पाउंड, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी किलोग्राम। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो मास का एसआई मात्रक होता है वह किलोग्राम होता है। किलोग्राम इसका एकदम करेक्ट आंसर था। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर सभी एनालिसिस कराए जाएंगे। कि यही दिया गया कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होता है, इसका एसआई मात्रक केजी यानी कि किलोग्राम होता है। यदि किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा, यह किसी वस्तु की पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है। जो ग्राम होता है वह सबसे छोटी इकाई, एसआई मूल इकाई नहीं है। न्यूटन है बल्कि इकाई है। जो पाउंड है वह गैर एसआई इकाई है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यदि किसी वस्तु पर 35 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उसमें 3 मीटर का विस्थापन होता है, तो किया गया कार्य क्या होगा? ऑप्शंस थे, ए 10.5 जूल, बी ऑप्शन था 38 जूल, सी ऑप्शन था 105 जूल और डी ऑप्शन था 106 जूल मान लो, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 105 जूल। इसका एकदम करेक्ट आंसर था, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, जिसमें 35 बल दिया गया था और विस्थापन 3 था, जिसमें 35 इंटू 3 होते हैं 105 यानी कि 105। इसका एकदम करेक्ट आंसर था।
ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किसी जीव में खंडन और बीजाणु निर्माण दोनों विधियों द्वारा प्रजनन होता है? ऑप्शन थे ए ईस्ट, बी कवक, सी अमीबा और डी बैक्टीरिया। जिसमें आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी फंग, यानी कि कवक इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये दिया गया है कि कवक में प्रजनन की दोनों विधियां पाई जाती हैं। खंडन, कवक का शरीर टूटकर अलग अलग दो भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक भाग का नया कवक बन सकता है। बीजाणु निर्माण, कवक बीजाणु बनते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नई कवक बनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यदि बल 15 न्यूटन और किलोग्राम 3 केजी है तो त्वरण क्या होगा? चार ऑप्शंस थे, ए 45 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी ऑप्शन था 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सी ऑप्शन था 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और डी ऑप्शन था 0.252 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ये 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये दिया गया है इसका एक्सप्लेनेशन, यानी न्यूटन का यह दूसरा नियम है जो होता है F बराबर m इंटू ए। यही दिया F बराबर बल यानी कि फोर्स, बी बराबर मास और ए बराबर त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। यही दिया गया है। इसमें यही फॉर्मूला लगा के ए बराबर एफ अपन एम 15/3 ये 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका एकदम करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मित्र शक्ति एक्सरसाइज 2025 में भारतीय सेना ने किस रेजिमेंट में ने भाग लिया था? चार ऑप्शंस थे, ए गोरखा राइफल्स, बी राजपूत रेजिमेंट, सी सिख रेजिमेंट और डी मद्रास रेजिमेंट। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी राजपूत रेजिमेंट इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये दिया गया है कि 2025 में भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति में भारतीय सेना की तैनाती में कुल 170 कर्मी शामिल थे, जिसमें प्रमुख रूप से राजपूत रेजिमेंट के जवानों ने भाग लिया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, परमाणु भाग जो एटॉमिक वेट की इकाई क्या है? चार ऑप्शंस थे, ए ग्राम, बी पास्कल, सी परमाणु द्रव्यमान इकाई और डी ऑप्शन था न्यूटन। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी एटॉमिक मास यूनिट इसका एकदम करेक्ट आंसर था। परमाणु द्रव्यमान इकाई इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये दिया गया है कि परमाणु भार जो एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास एक परिमाण है जो किसी तत्व के औसत परमाणु का द्रव्यमान दर्शाता है। इसे एटॉमिक मास यूनिट या यू में मापा जाता है। जो अन्य विकल्प है ग्राम बड़ी मात्रा के लिए, पास्कल होता है दाब की इकाई है और जो न्यूटन होता है वो बल की इकाई है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है? चार ऑप्शन थे, ए जिप्सम, बी विरंजक चूड़, सी बेकिंग सोडा और डी धोने का सोडा। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि विरंजक चूड़ ब्लीचिंग पाउडर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये दिया गया है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो CaOH का होल ट्वाइस को क्लोरीन गैस Cl2 के साथ प्रक्रिया करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2 बनता है। जो रासायनिक प्रक्रिया ये दी गई है, CO प्लस CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 बनता है CaOCl2 प्लस H2O यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? चार ऑप्शंस थे, ए अमीश त्रिपाठी, बी अक्षत गुप्ता, सी अश्वनी शांगे और डी केविन मिशल। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए अमीश त्रिपाठी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो ये पुस्तक है उसके लेखक हैं अमीश त्रिपाठी, द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ पुस्तक के लेखक अमीश त्रिपाठी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये दिया गया है कि द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ 2025 में प्रकाशित एक ऐतिहासिक उपन्यास है और इसके लेखक अमीश त्रिपाठी हैं जो भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक फिक्शन लेखक हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति यानी कि पावर का सही सूत्र है? चार ऑप्शन थे, ए पी बराबर वी अपॉन आई, बी ऑप्शन था पी बराबर आई स्क्वायर आर, सी ऑप्शन था पी बराबर पी स्क्वायर आई और डी ऑप्शन था पी बराबर आई आर स्क्वायर। जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी पी बराबर आई स्क्वायर आई इसका एकदम करेक्ट आंसर था। पी बराबर आई स्क्वायर आर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही दिया कि विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर वस्तु में विद्युत ऊर्जा खर्च या परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक धारावाही परिनल का जो विद्युत कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? चार ऑप्शन थे, ए यह सभी बिंदुओं तक शून्य होता है, बी ऑप्शन था ध्रुवों की ओर जाने पर यह घटक है और सी ऑप्शन था यह सभी बिंदुओं पर एक समान होता है और डी ऑप्शन था ध्रुवों की ओर जाने पर यह नहीं था।
जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह सभी बिंदुओं पर एक समान होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये दिया गया है कि एक धारावाही परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक समान होता है। इसका कारण है कि सभी कोयलों में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को जोड़ते हैं, जिससे मध्य भाग में बल की दिशा और मान स्थिर रहता है। सिरों के पास क्षेत्र थोड़ा कमजोर होता है, लेकिन मध्य भाग में यह लगभग रहता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र जो सीप के परे रखी हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति क्या होगी? चार ऑप्शंस थे। ए वास्तविक उल्टा और आवर्तित सी पर, बी ऑप्शन था आभासी सीधा और छोटा दर्पण के पीछे, सी ऑप्शन था वास्तविक उल्टा और छोटा एफ और सी के बीच, और डी ऑप्शन था वास्तविक उल्टा और समान आकार का सी पर, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वास्तविक उल्टा और छोटा एफ और सी के बीच इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, चित्र परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर ऋणात्मक जो वाई अक्ष पर मापी गई ऊंचाई का मान कैसा होता है? ऑप्शंस थे ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य और डी हमेशा अनंत, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक निगेटिव इसका एकदम करेक्ट आंसर। जो वाई अक्ष पे होता है वह हमेशा निगेटिव होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही दिया गया दर्पण और लेंस के संकेत नियम में मुख्य अक्ष जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऊंचाई धनात्मक पॉजिटिव होती है, जो एक्स अक्ष पे वह धनाई जो ऊंचाई होती है वह पॉजिटिव मानी जाती है, और जो बाई अक्ष पर होती है वह निगेटिव मानी जाती है। इसलिए कोई वस्तु या छवि मुख्य अक्ष के नीचे है तो इसकी ऊंचाई का मान ऋणात्मक यानी कि निगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मांसपेशी ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है? चार ऑप्शंस थे। ए तंत्रिका आवेगों का संचरण, बी ऑप्शन था गति के लिए संकुचन और शिथिलन, सी ऑप्शन था ऑक्सीजन का परिवहन, और डी ऑप्शन था सहारा और सुरक्षा, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इनकी गति के लिए संकुचन और शिथिलन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये दिया गया है कि मांसपेशी ऊतक गति शरीर में गतिशीलता का प्रदान करता है। यह संकुचन की क्रिया के माध्यम से शरीर के अंगों और शरीर की गति में संभव बनाता है। जो अन्य विकल्प दिए हैं वह ये हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बायोफिल्म की पत्ती से नए पौधे का विकसित होना किस प्रकार के जनन का उदाहरण है? ऑप्शंस थे ए लैंगिक जनन, बी कायिक परिवर्तन और अलैंगिक जनन, सी ऑप्शन था बीजाणु निर्माण, और डी ऑप्शन था खंडन, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कायिक परिवर्तन और अलैंगिक जनन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये दिया गया है कि जो ब्रियोफ्लम की पत्तियों पर छोटे छोटे जो पौधे बन जाते हैं, ये नए पौधे जो अलैंगिक तरीके से उत्पन्न होते हैं बिना किसी चीज या लैंगिक प्रजनन के कायिक परिवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एल्कोहल और एसिटिक एसिड की अपक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? ऑप्शंस थे ए ईथर, बी एस्टर, सी एल्डिहाइड और डी कीटोन, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इनकी एस्टर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो एल्कोहल और एसिटिक एसिड की अपक्रिया के परिणाम स्वरूप एस्टर बनता है। ये दिया गया है, इसकी व्याख्या दी गई है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, 2024 की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर बैलन डी और फेमिनिन का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शंस थे ए एलेक्सिया पोटेलास, बी ऑप्शन था एतानी बोनामाती, सी ऑप्शन था कोरोनिस ग्राहम हेल्सन, और डी ऑप्शन था सलमा पारालुएलु, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एताना बोनामाती इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये दिया गया है कि वर्सिना और स्पेन की खिलाड़ी एतिना बोनामाटी को 2024 की महिला बैलोन डी से सम्मानित किया गया। उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन के कारण एक प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता, जिसमें उन्होंने क्लब और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सोना और चांदी जैसी कम अपक्रियाशील धातुओं के ऑक्साइडों को शुद्ध धातु में बदलने की किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस थे ए निष्पादन, बी तापीय अपघटन, बी सी ऑप्शन था विद्युत अपघटनी अपचयन, और डी ऑप्शन था फ्रजन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्युत अपघटनीय अपचयन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यही दिया गया था, इसकी एक्सप्लेनेशन दिया गया था, कम क्रियाशील धातु जैसे सोना चांदी जो इसका एजी होता है आमतौर पर धातु रूप में अधिक स्थिर होते हैं। इनकी ऑक्साइडों में शुद्ध धातु में बदलने के लिए विद्युत अपघटनी अपचयन का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट का उपयोग कर धातु के आयनों को पुनः परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था,
विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत की अत्यधिक गरीबी कितनी गिरकर कितनी हो गई? ऑप्शंस थे ए 16.2%, बी ऑप्शन था 2.3%, सी ऑप्शन था 5.3% और डी ऑप्शन था 10.7%। ये आपको चार ऑप्शंस दिए गए थे जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 5.3% इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये दिया गया था कि विश्व बैंक की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में अत्यधिक गरीबी $3 प्रतिदिन की नई गरीबी रेखा में 5.3% तक की गिरावट घट गई है वर्ष 2022-23 में। इससे स्पष्ट होता है कि पिछले दशक में गरीबी में बहुत बड़ा गिरावट आया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है तो उसका त्वरण कितना होगा? ऑप्शंस थे ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी शून्य और डी इनफाइनाइट अनंत। जिसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 0 शून्य इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये दिया गया है कि त्वरण एक्सेलरेशन वह दर है जिस पर किसी वस्तु की गति वेलोसिटी में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, विलयन की सांद्रता को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? चार ऑप्शंस थे ए किसी विलयन में उपस्थित सॉल्वेंट की मात्रा, बी ऑप्शन था किसी विलयन में उपस्थित सॉल्यूशन की मात्रा प्रति यूनिट वॉल्यूम, सी ऑप्शन था किसी विलयन का टोटल वेट और डी ऑप्शन था किसी विलयन का टेम्परेचर।